आपके सामने लेके आ चुका हूँ अपने सीएसएस का फर्स्ट लेक्चर। थोड़े दिनों के लिए माफ़ी चाहूँगा यार कि मैं कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा बिजी था इस वजह से नहीं कर पाया। बट अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली लगातार कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड करूँ, जिससे आपके जो बाकी पेंडिंग कोर्स भी रहते हैं उनको आप इजीली कंप्लीट कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने सीएसएस लेक्चर के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है हियर वी गो। तो मैं आपको जस्ट बता दूं कि सीएसएस क्या होती है और सीएसएस का ओवरव्यू क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है कि एचटीएमएल क्या होती है और एचटीएमएल कैसे, एचटीएमएल का यूज हम क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भाई बंधु मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो वो जाके पिछली वीडियोस में हमारे जो जितने भी कोर्सेज हैं सबका ओवरव्यू ले और जितनी पुरानी वीडियोस हैं एचटीएमएल की उनको देखें और उनसे जो नॉलेज है उनको गेन करें। देन तभी वो आगे बढ़ पाएगा, आगे की जो हमारे कोर्सेज हैं तभी उनको लर्न कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सीएसएस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएसएस बेसिकली डिज़ाइनिंग के काम आती है। एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जिससे हम अपने वेब पेज को एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू दे सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं। आप सपोज कर सकते हो कि जैसे मेरे पास सपोज कर लो है कोई लड़की होती है ना, वो लड़की होती है तो वो जब बाहर सुबह अभी सो के उठी है तो सो के उठने के बाद जो उसके फेस की हालत होती है वो अब एस्टिमेट सपोज कर लो। देन उसके बाद उसको हम ब्यूटी पार्लर में भेज देते हैं। देन ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद जब जो उसकी हालत होती है वो आप समझ लो कि हमने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के ऊपर सीएसएस लगा दिए। तो आप सपोज कर सकते हो कि सीएसएस की वैल्यू क्या होती है वेब डिजाइनिंग के अंदर। जैसे कोई लड़की होती है वो जब सो के उठती है तो उसकी फेस की दशा क्या होती है, और जब वो उसके बाद ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलती है तो जो उसका फेस का जो लुक होता है वो काफ़ी ग्लैमर वाला होता है, काफ़ी वो सुंदर दिखाई देती है। तो वैसे ही हमारी सीएसएस वर्क करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जस्ट अभी आपको मैं बताऊंगा वन स्टेप बाय स्टेप कि हम किस तरह से अपने सीएसएस को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे और किस तरह से हम अपने वेब पेज को एक अच्छा सा डिज़ाइन देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने नोटपैड के ऊपर और हम आपको बताएंगे कि हम आप क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख रहे होंगे मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि व्हाट इज सीएसएस, सीएसएस टाइप क्या होती है, सीएसएस सिंटैक्स क्या होते हैं, सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं, हाइट क्या होती है, विड्थ क्या होती है, कलर्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड कलर्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड इमेज क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फ्रेंड्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि वो हम वन बाय वन मतलब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम अपने एलिमेंट्स की जो सीएसएस होती है उसको हम डिफाइन करते जाते हैं, इसलिए ये कैस्केडिंग बन जाता है, मतलब एक नेस्टेड बन जाता है, इसलिए उसको कैस्केडिंग बोलते हैं। और जो स्टाइल शीट होती है किसी भी हम एलिमेंट को स्टाइल करते हैं इसलिए इसको हम स्टाइल शीट बोलते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट है इसलिए उसको शीट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक क्या बन गया कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि सीएसएस के जो टाइप है बेसिकली वो 3 टाइप की सीएसएस होती है। फर्स्ट जो टाइप होती है वो होती है हमारी इनलाइन, सेकंड जो होती है वो हमारी इंटरनल, और जो थर्ड होती है हमारी वो होती है हमारी एक्सटर्नल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना चाहूंगा कि हम इनलाइन सीएसएस क्यों यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनलाइन सीएसएस हम बेसिकली अगर सपोज करें हम कि मेरे पास कोई एलिमेंट है और मुझे वो सीएसएस ओनली उसी एलिमेंट को देनी है, मुझे वो सीएसएस किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं देनी है ना फ्रेंड्स, तो मैं वहाँ पे इनलाइन सीएसएस लगाऊंगा और जस्ट उसको अपनी कलरिंग देके वहाँ से अपना काम खत्म कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप होती है वो होती है इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई क्लास है, कोई आईडी है, तो उस क्लास और आईडी के बेस पे हम सीएसएस लगाएंगे। मैं आपको शायद अपने फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि सीएसएस पे जो सीएसएस लगाते हैं हम लोग वो हम क्लास और आईडी के बेस पे लगाते होते हैं, टैग के बेस पे लगाते होते हैं, एट्रीब्यूट के बेस पे लगाते होते हैं। बट फिलहाल के लिए अभी आपको बेसिक के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्लास और आईडी से सीएसएस लगाना सीखिए। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्हीं को मैं बताऊंगा भी जो आपके लिए ईजी पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीएस की जो टाइप होती है, इंटरनल जो टाइप होती है, अगर सपोज करो मेरे पास कोई वेब पेज है और वेब पेज के ऊपर मुझे मात्र मतलब एक एलिमेंट्स हैं, 2-3 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर मुझे वो सीएसएस लगानी है ना। मुझे वो सीएसएस किसी दूसरे पेज पे नहीं चाहिए, मुझे वो सिर्फ उसी पेज पे चाहिए और उसी के किसी एलिमेंट्स पे चाहिए, मतलब 5-6 एलिमेंट्स हैं, मुझे उन्हीं के ऊपर वो चाहिए। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, उनको क्लास दूंगा और आईडी दूंगा और उनके बेस में उनके सीएसएस लगा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगी हमारी इंटरनल सीएसएस। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड पार्ट आता है वो आती है हमारी एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सटर्नल सीएसएस बेसिकली सपोज करो यार कि
मेरे पास एक एक्सटर्नल फाइल बन गई, सीएसएस की एक फाइल बन गई। जैसे हमने अभी फाइल बनाई थी एचटीएमएल की, हम कुछ भी उसके एचटीएमएल के टैग्स लिखते हैं, उसको डॉट एचटीएमएल के नाम से सेव कर देते हैं, है ना फ्रेंड्स, सेव कर देते हैं, देन वो एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बन जाता है। वैसे ही हम सीएसएस का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसके अंदर अपने हम सीएसएस की कोड लिखते हैं, सीएसएस की कोड लिखने के बाद उसको हम डॉट सीएसएस से सेव कर देते हैं, देन वो सीएसएस का डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो एक सीएसएस की फाइल अलग से बन जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब सपोज कर लो कि मेरे पास एक वेब पेज है और मेरे पास मल्टीपल वेब पेजेस हैं और उन सब में वो सीएसएस की फाइल सेम चलनी है, उन सबको मुझे सेम सीएसएस देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वन बाय वन मैं आपको सिग्नल सीएसएस का यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम सीएसएस का यूज कैसे करते हैं और सीएसएस में क्या सिंटैक्स का यूज होता है, कैसे हम सीएसएस को एक एलिमेंट के ऊपर लागू करेंगे, कैसे उसको हम हाइट देंगे, कैसे उसको हम विड्थ देंगे, कैसे उसको हम कलर्स देंगे, कैसे उसको हम बैकग्राउंड और इमेज लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, हम सबसे पहले हम सीखेंगे सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर। अभी हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर लिखा है और स्ट्रक्चर के बाद मैंने यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट किया है और बॉडी टैग के अंदर मैंने एक h1 लिखा है और h1 के नीचे मैंने भी कुछ नहीं लिखा है। तो जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो CSS होती है वो ID, क्लास और HTML टैग्स और एट्रीब्यूट्स पे काम करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ले चलता हूँ ID के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दिया ID इक्वल्स टू टेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दे दिया टेस्ट। अब इससे डिफाइन हो गया कि जो h1 टैग है उसकी जो आईडी है वो टेस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। आईडी हमेशा यूनिक होती है, क्लास मल्टीपल हो सकती है, आईडी सिर्फ एक ही होती है। अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी क्लास में जाते हैं, तो यार आपका रोल नंबर जो है वो एक ही होता है, वो कभी सेम नहीं होता क्लास के अंदर, है ना फ्रेंड्स। पर क्लास जो हमारी क्लास होती है उसके अंदर बच्चे बहुत सारे होते हैं, है ना फ्रेंड, बहुत सारे होते हैं। तो वैसे ही क्लास में क्लास हमारे पास मल्टीपल हो सकती है, बट जो आईडी है वो सिंगल ही होगी। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, तो ये सब क्लासेस आपकी वैल्यूएबल होंगी, आप इन सभी क्लासेस का यूज करके इनको सीएसएस दे सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पे टेस्ट लिखता हूँ, टेस्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट 2 और आप जिनसे किसी एक को सीएसएस देते हो, तो आई डोंट थिंक ये वर्क करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्क नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जो हमारी आईडी है वो हमेशा यूनिक होती है, वो कभी भी डबल नहीं हो सकती, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जो सीएसएस देंगे अभी फिलहाल के, जो भी हम देंगे सीएसएस अभी सिंपल तरीके से, वो हम आईडी और क्लास के बेस पे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सीएसएस का जो सिंटैक्स होता है वो होता है फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ नॉर्मली टेक्स्ट के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास होता है सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्टर के बाद जस्ट हम कर्ली ब्रेसेस डालते होते हैं और उसके बाद हम लिखते होते हैं हमारी प्रॉपर्टी हमारी जो भी है, उसके बाद हम लिखते होते हैं वैल्यू हमारी जो भी है, ठीक है फ्रेंड्स। जस्ट मैंने पहले लिखा सिलेक्टर, फिर मैंने लिखा प्रॉपर्टी और फिर उसकी वैल्यू। तो अब ये हमारा जो सिंटैक्स है सीएसएस का वो पूरा डॉक्यूमेंट फॉलो करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब सिलेक्टर के तौर पर अगर मैं आपको बोलूँ कि सिलेक्टर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आपको डिफाइन करने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम सीएसएस कैसे किसी एलिमेंट के ऊपर लगाते होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली ये एक सिंटैक्स है सीएसएस का, जिससे हम लोग सीएसएस डिफाइन करते होते हैं और किसी भी एलिमेंट को सीएसएस देते होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सिलेक्टर यहाँ पे होगा, सिलेक्टर कोई भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर मेरे को मैंने ऊपर अभी दिया है यहाँ पे h1 टैग दिया है, h1 टैग को मैंने सीएसएस देनी है ना। मैं चाहता हूँ कि जो इसका कलर है, हेयर वेव का जो कलर है वो रेड हो जाए, है ना फ्रेंड्स, इसका जो कलर है वो रेड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे लिखूंगा अपना आईडी, तो मैं यहाँ पे आईडी मैं लिखूंगा यहाँ पे आईडी और जो भी मेरे को उसको कलर देना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कलर और यहाँ पे मेरे को देना है रेड, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेड। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा रेड, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स हो गया कि हम यहाँ पे जो सिलेक्टर है, सिलेक्टर में हम लिखेंगे अपना जो भी हमारा एलिमेंट होगा, एलिमेंट की आईडी लिख सकते हैं, एलिमेंट का क्लास लिख सकते हैं, एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं, है ना, एलिमेंट का कोई एट्रीब्यूट है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बट अभी के लिए हम आईडी क्लास से कर रहे हैं, ओके फ्रेंड्स। तो अभी हम यहाँ पे सिलेक्टर में लिखेंगे आईडी और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये उसको लागू करेगा। बट सबसे पहले बात ये आती है, ठीक है मैं ये लिखूंगा ये चल पड़ेगा, बट ये काम वहीं पे करेगा जहाँ पे हम पहले सीएसएस की टाइप डिफाइन करेंगे, है ना, कि ये कौन सी टाइप के सीएसएस दे रहे हैं हम लोग। अगर हम दे रहे हैं इनलाइन, है ना,
तो इनलाइन देने के लिए हम जस्ट इस टैग के अंदर ही CSS देंगे, जिससे क्या होगा कि वो CSS इसी टैग के ऊपर लागू होगी, ठीक है फ्रेंड्स। बट अगर मेरे को ये CSS देनी है इंटरनल, देन मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं हेड पार्ट में लिखूंगा, जो HTML स्ट्रक्चर का हेड पार्ट होता है उसके अंदर लिखूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। पर अगर मैं दे रहा हूँ इसको एक्सटर्नल CSS, देन मैं इसको हेड पार्ट में ही लिखूंगा, बट हेड पार्ट के अंदर मुझे जो मेरी एक्सटर्नल CSS की फाइल है वो मुझे लिंक करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए मैं जस्ट आपको दिखाऊंगा पहले कि हम अपनी जो इनलाइन CSS है वो कैसे देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट इसके लिए हम लेते होते हैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है हमारे HTML के अंदर, उस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम इजीली किसी भी एलिमेंट को CSS दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने लिखा है यहाँ पे स्टाइल में देता हूँ यहाँ पे स्टाइल। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्टर है फ्रेंड्स वो खुद ही एक एलिमेंट है, हमें यहाँ पे सिलेक्टर देने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट एक परमानेंट एक एलिमेंट को CSS दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे किसी सिलेक्टर को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया कि जो करंट अभी एलिमेंट के ऊपर मैं लिखा हुआ हूँ इसी पे मुझे CSS लागू करनी है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें कोई भी सिलेक्टर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, देन मैं इसको लिखता हूँ रेड, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर एंड लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। यस ओ या, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड हो गया। ये रेड कैसे हुआ, क्योंकि मैंने जस्ट इसको एक इनलाइन CSS दी है और मैंने वहाँ पे पहले डिफाइन किया कि जो उसका कलर है भाई उसका वो कलर आप रेड कर दो। तो ब्राउजर ने उस सिंटैक्स को अंडरस्टूड किया और आपको एक कलर दे दिया, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको उसने रेड कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी आपको जो प्रॉपर्टी देनी है अपने एलिमेंट्स को वो आप इजीली दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसका फॉन्ट साइज, प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं CSS के अंदर, आप कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज आपको W3 के ऊपर मिल जाएंगी, इंटरनेट के ऊपर, पूरी इंटरनेट के ऊपर आपको ये अवेलेबल मिलेंगी। आप जस्ट CSS की प्रॉपर्टी लिख के सर्च मारिए, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, जैसे कि उसका फॉन्ट साइज कितना करना है, उसका फॉन्ट वेट कितना करना है, उसका कलर कैसा करना है, बैकग्राउंड कलर कैसा करना है, उसका बॉर्डर कितना करना है, उसका रेडियस कितनी करनी है, सब कुछ प्रॉपर्टीज आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। जस्ट मैं आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको वो CSS लगानी कैसे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कलर रेड और मैंने यहाँ पर उसका लिखा है फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो देखते हैं ये हमारी रिफ्लेक्ट होती भी है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं जस्ट इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, आप देख रहे होंगे कि इसका साइज छोटा हो गया है ना, इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया। अब मैं चलता हूँ और मैं यहाँ पे इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल। क्या अब ये बड़ा होगा? आई थिंक इट विल बी या वो तो बहुत बड़ा हो गया यार, इतना बड़ा तो है मैंने सोचा था, बट कोई बात नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना। इसको कर देते हैं हम 30 पिक्सल, इट विल बी बेटर। सो आप देख सकते हो 30 पिक्सल बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम अपनी जो हमारी इनलाइन CSS होती है, हम इस तरह से एक पर एलिमेंट को CSS दे के उसको एक अच्छी डिजाइनिंग दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होगी हमारी इनलाइन CSS कैसे वर्क करती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं हमारे इंटरनल CSS कैसे काम करती है। जो इंटरनल हमारी CSS होती है वो कैसे काम करती है। जो इंटरनल हमारी CSS होती है वो बेसिकली हम स्टाइल टैग के अंदर लगाते होते हैं। जैसे हमारे पास HTML के बहुत सारे टैग्स हैं, है ना, H1 है, बॉडी टैग है हमारे पास, पैराग्राफ टैग है हमारे पास, फॉर्म टैग है हमारे पास, इनपुट टैग है हमारे पास, है ना। वैसे ही हमारे पास एक स्टाइल टैग होता है जिसके अंदर हम अपनी स्टाइल्स डिफाइन करते होते हैं, अपनी CSS डिफाइन करते होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे वैसे जो HTML का स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करते होते हैं उसमें यही बताया गया है कि आपको जो CSS लगानी होती है वो हम हेड टैग में लगाते होते हैं। कोई भी आपको एक्सटर्नल फाइल जो आपकी फाइल होगी एक्सटर्नल फाइल वो आपको लिंक करनी है तो वो हम हेड टैग में लिंक करते होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्राउजर होता है वो कोई भी जो हमारी एक्सटर्नल फाइल होती है वो हेड टैग के अंदर उसको जल्दी से कैच करता है, उसको जल्दी से पता लगता है, मतलब कि हेड टैग के अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है तो जल्दी से मैं उस चीज़ को लिंक करूँगा। अगर आप कहीं उसको और लगाओगे, हेड टैग के बाहर लगाओगे, नीचे लगा दोगे, बॉडी के बाहर लगा दोगे, HTML के अंदर लगा दोगे तो थोड़ा ब्राउजर उस चीज़ को थोड़ा लेट से एक्सेप्ट करेगा। बट अगर आप हेड टैग के अंदर लगाते हो तो हेड टैग के अंदर ब्राउजर उसको जल्दी अंडरस्टूड करता है और जल्दी से उस फाइल का जो डाटा होता है वो आपको सर्वर उसको शो करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे अपना जो भी हमने इसको CSS देनी है। अब यहाँ पे हमारे पास हमें लिखना होगा कि हमें ये CSS किसको देनी है ना। अब यहाँ पे तो हमने जस्ट क्या किया था, इनलाइन में हमने क्या किया
कि भाई इसको जस्ट इनलाइन करनी है मैं CSS, तो हमने जस्ट लिख दिया कि स्टाइल और उसका जो कलर है वो रेड हो जाए, जो फॉन्ट साइज है उसका 30 पिक्सल हो जाए। तो उसको पता लग गया कि भाई मेरे को जिस एलिमेंट के अंदर लिखा जा रहा हूँ मुझे यहीं पे ये CSS लागू करनी है ना। बट अगर मैं इसको ऊपर दे रहा हूँ, मैं एक अपनी इंटरनल CSS लगा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अपना स्टाइल टैग देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टाइल टैग देना पड़ेगा। और स्टाइल टैग देने के बाद मुझे यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि मैंने CSS किसको दे रहा हूँ और इस पे तूने क्या काम करना है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम CSS देते हैं वो हम ID और क्लास के बेस पे देते होते हैं, है ना। कोई भी ID है, कोई भी क्लास है, उसके बेस पे देते होते हैं, है ना। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जस्ट लिखूंगा ID जो भी मेरी है, जैसे मेरी ID है टेस्ट, है ना। टेस्ट मेरी यहाँ पे ID है, और उसके बाद मैं कर देता हूँ अपने कर्ली ब्रेसिस, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मुझे प्रॉपर्टी करनी है, मुझे करना है कलर, मैं इसका कर देता हूँ ब्लू, है ना। मैं इसका कर देता हूँ ब्लू, इसका मैंने कलर कर दिया ब्लू। अभी फिलहाल के लिए मैं CSS हटा देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे CSS दी हुई है और मैंने ऊपर भी दी हुई है तो शायद ये CSS जो है ये ओवरराइट होगी, और जो इनलाइन वाली CSS है ये वर्क करेगी। तो मैं अभी के लिए उसको हटा रहा हूँ ताकि हमारी जो ऊपर वाली CSS है वो वर्क कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा टेस्ट, और मैंने यहाँ पे जो लिखा कलर, और यहाँ पे जो मैंने लिखा ब्लू, कि भाई जिसकी ID टेस्ट है और इसका कलर ब्लू है, मतलब जो जिसको भी मैंने ID टेस्ट दी है उसका जो कलर कर दे वो ब्लू कर दे, है ना। बट अब देखते हैं कि ये कलर ब्लू करेगा या नहीं करेगा। बट मुझे लगता है कि ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको बता तो दिया कि जिसकी ID टेस्ट है वो कलर ब्लू कर दे, बट हमने उसको बताया नहीं कि ये जो हमने टेस्ट लिखा है ये ID है, क्लास है, कोई HTML टैग है या एट्रीब्यूट है, क्या है ना फ्रेंड्स। तो वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, वो बताने के लिए हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हैश लगाएंगे। हैश लगाने से क्या होगा कि इसको पता लग जाएगा कि भाई ये एक ID है। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट, डॉट का मीन्स क्या हो गया, डॉट का मीन्स हो गया कि भाई मैंने यहाँ पे जो डॉट लगाया है जिसके साथ वो एक क्लास है, और वो क्लास किसी भी HTML टैग की है ना। वो क्लास किसी भी HTML टैग की है, और जो आगे मैंने लिखा है कलर ब्लू, वो जिस भी HTML की टैग की ये क्लास टेस्ट है उसका जो कलर है मुझे ब्लू करना है। ब्राउज़र को सिर्फ इतना समझ आएगा इस चीज स्टेटमेंट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब उसको नहीं पता कि ये टेस्ट किसकी है, कहाँ पे है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता उसको जस्ट इतना पता है कि जहाँ पे उसको टेस्ट मिलेगी क्लास वहाँ पे उसको कलर ब्लू कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, बट अभी मैं इसको दूंगा ID के बेस पे, तो मैं जस्ट यहाँ से डॉट हटा दूंगा और मैं यहाँ पे दे दूंगा हैश, है ना, क्योंकि मुझे ये CSS लगानी है ID के ऊपर। तो मैं जस्ट इसको सेव करूंगा और देखते हैं कि इसका जो कलर है वो ब्लू हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ओह नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, देखते हैं कोई मिस्टेक हुई हमने। टेस्ट ओके कलर ब्लू ओके। अब मैं आपको बताया था कि एक काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ID दो दे रखी है ना। अगर मैं इस एक ID को हटा दूंगा तो ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि ID कभी मल्टीपल्स नहीं होती, है ना। मैं आपको बता के हटाऊँ, पिछले 1-2 मिनट पहले वाला मैं बता के हटाऊँ कि जो IDs होती हैं हमारी यूनिक होती हैं और वो साथ में काम नहीं करती हैं, वो सिंगल ही होती है। बट जो क्लास है वो मल्टीपल्स होती है तो वो काम कर जाएंगी। बट अभी आपने देखा कि ये वर्क नहीं किया। बट अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, देन मैं देखता हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। ओह माय गॉड, हाँ ये वर्क कर गया। क्यों? ये वर्क इसलिए कर गया क्योंकि हमने वहाँ पे डबल IDs दी हुई थी, तो अब मैंने ID हटा दी तो उसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि ये सिंगल ही जो ID होती है हमारी वो सिंगल होती है, यूनिक होती है, तो ये इस पे काम कर गया। ठीक है फ्रेंड्स, बट अभी जस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यार क्लास के अकॉर्डिंग मैं इसको CSS दूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट ये हैश हटा के यहाँ पे डॉट लगा दूंगा। देन डॉट से क्या होगा, इसको अंडरस्टूड होगा कि भाई जो यहाँ पे लगाया है मैंने वही क्लास है, और इस क्लास को मैंने जो मेरा कलर है उसको मैंने ब्लू देना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इसका जो भी कलर है वो ब्लू हो चुका है ना फ्रेंड्स। इसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। ओके, तो आपको अंडरस्टूड हुआ होगा कि जो हमारी इनलाइन CSS होती है वो हम किसी भी HTML टैग के अंदर लगाते होते हैं, और जो हमारी इंटरनल CSS होती है वो हम कहाँ पे लगाते होते हैं, वो हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लगाते होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको दोबारा से बस जो इसका सिंटेक्स है बता देता हूँ। जो इसका सिंटेक्स है वो ये है, यहाँ पे हमने लिखा सिलेक्टर जो भी हमारा सिलेक्टर है, जो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे को ID क्लास नहीं देनी है तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ले लूँगा H1,
है ना फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे लिखा H1 डेट्स, ठीक है, H1 उसको जहाँ मिलेगा वो उसका कलर ब्लू कर देगा। देखते हैं हो गया ब्लू, क्योंकि उसको पता लग गया भाई कि जहाँ पे भी H1 टैग है उसका कलर मुझे क्या करना है, ब्लू करना है ना। तो अभी के लिए आप आईडी क्लास से समझना बेटर समझो, जो आगे एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं वो हम आगे करेंगे, हमारा एडवांस लेवल में करेंगे जब हम CSS4 CSS5 करेंगे या CSS3 में और भी एडवांस वर्जन अभी आएंगे हमारे पास, उनको हम करेंगे धीरे धीरे करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अभी आपने देखा कि इनलाइन CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है। तो अब हम चलते हैं कि हमारे पास हमारी जो एक्सटर्नल CSS होती है वो कैसे काम करती है ना फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं हम लोग जो भी हमारी थर्ड पार्ट है हमारे CSS का, वो है एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के लिए पहले हमें कुछ थोड़ा सा सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, जिससे हम उस फाइल का कोड अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे, है ना। उसको मतलब लेके आएंगे, उसको बताएंगे कि भाई यहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है और उस फाइल के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उस कोड को मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर इन टैग्स के ऊपर लगाना है ना। तो जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक, और लिंक रिलेवेंट टाइप शीट, टाइप उसकी क्या है, टेक्स्ट और CSS है, और हरीफ। हरीफ मैंने आपको बताया था HTML के अंदर कि हरीफ क्या होता है। हरीफ एक सोर्स होता है, एक एट्रीब्यूट है किसी भी HTML टैग का, एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम सोर्स देते होते हैं, पाथ देते होते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट पेज का है या किसी फाइल का है या फिर किसी भी चीज़ का पाथ हो सकता है। यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं है कि वो एक ही मतलब किसी भी चीज़ का पाथ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि किसी इमेज का पाथ हो, किसी डॉक्यूमेंट का पाथ हो, है ना फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा है हरीफ, और जस्ट यहाँ पे मैं अपना पाथ दूंगा CSS की फाइल का, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे CSS की फाइल बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे को यहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे जस्ट लिखूँगा डॉट, क्योंकि मैं क्लास को CSS देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट, टेस्ट मेरे जो मेरा H1 टैग है उसकी क्लास है, मैं भी देता हूँ 1, ये उसकी क्लास बन चुकी है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कर्ली ब्रेसेस, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, इसको मैं कर देता हूँ पिंक कर देते हैं, गर्ल्स का फेवरेट है, पिंक कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसको जस्ट मैं सेव करता हूँ। हम इसको वहीं सेव करेंगे जहाँ हमने अपनी इमेज रखी हुई थी, जहाँ पे हमने अभी अपनी सभी फाइलें रखी हुई हैं, इसको मैं वहीं पे सेव करने वाला हूँ, ताकि आपको लिंकिंग में कोई भी इशू ना आए। और कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जरूर आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। जस्ट मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, स्टाइल डॉट CSS फाइल को हम डॉट CSS से सेव करते होते हैं, जैसे हमने HTML डॉक्यूमेंट को डॉट HTML से सेव किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए अभी मैंने इसको सेव कर दिया डॉट CSS के नाम से, तो भी आप देख रहे होंगे कि इसने अपने आप ही उसका जो कलर, जो उसका कोड पैटर्न है उसको पिक कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि डॉट CSS फाइल का जो कोड पैटर्न है वो इस तरीके से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इसको यहाँ पे तो लिख दिया कि भाई मेरी ये CSS फाइल है और उसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है, बट अब मुझे HTML डॉक्यूमेंट को बताना पड़ेगा कि तेरे को वो फाइल उठानी कहाँ से है, वो फाइल पड़ी कहाँ हुई है ना। तो जो हरीफ हमारा टैग होता है, जो हरीफ हमारा एट्रीब्यूट है किसी भी टैग का, उसमें हम लिखेंगे फाइल का पाथ, जो भी हमारे फाइल का पाथ है। अभी तो हमारी जो फाइल है वो सेम लोकेशन पे पड़ी हुई है, तो जस्ट मैं यहाँ पे फाइल का नेम दे रहा हूँ, इससे हमें पता लग जाएगा कि पता लग जाएगा कि ये फाइल जो पड़ी हुई है सेम लोकेशन पे पड़ी हुई है, तो उठाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो उसका कलर है वो पिंक हो जाए, और यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि भी फाइल को आपको कहाँ से उठानी है, यहीं पे फाइल पड़ी हुई है स्टाइल डॉट CSS के नाम से, और उसके अंदर जो भी CSS लगी हुई है वो सारी की सारी CSS मुझे वो जो मेरे यहाँ पे HTML टैग्स लगे हुए हैं उनके ऊपर लागू कर दे, ठीक है फ्रेंड। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और देखते हैं CSS लागू हुई भी है या नहीं। वो देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर थोड़ा पिंक हो गया, थोड़ा डार्क हो गया, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से आपको दिखाई देगा कि मैंने इसका जो कलर है वो पिंक चेंज कर दिया है ना। तो इस तरीके से मतलब हम अपने CSS को अलग अलग तरीके से दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, हम उसको इनलाइन दे सकते हैं, हम उसको इंटरनल दे सकते हैं, हम उसको एक्सटर्नल दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मतलब अपने डॉक्यूमेंट को आप अच्छा डिज़ाइन दे सकते हो इन तीनों टाइप का CSS का यूज़ करके, है ना। उसके बाद अगर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर कि हमारे जो CSS सिलेक्टर्स होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ जो हमारे CSS सिलेक्टर्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो HTML का टैग का नाम हो सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट का नाम हो सकते हैं, वो उसके ID, उसके क्लास और उसके कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है जिससे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को यहाँ पे CSS लगानी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली अभी के लिए हम जो हमारे और टॉपिक्स हैं उन पर बात करना चाहेंगे।
तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वो है हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ हम कैसे देते होते हैं, कलर्स हम कैसे लगाते होते हैं, बैकग्राउंड कैसे लगाते होते हैं, है ना। तो जस्ट अभी आपने देखा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे भी कलर्स की प्रॉपर्टी दी थी जिससे कलर जो था हमारा वो चेंज हो गया था। वैसे ही हम किसी भी एट्रीब्यूट को, किसी भी एचटीएमएल टैग को एट्रीब्यूट की हेल्प से, आईडी की हेल्प से, उसकी क्लास की हेल्प से उसको हम सीएसएस दे सकते हैं, है ना। तो जस्ट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव लेता हूँ। डिव टैग मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है, जिसको नहीं पता वो कमेंट करेगा, मुझे बताएगा डिव टैग क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। तो जिस मैंने यहाँ पे डिव टैग ले लिया और मैं इसको दे रहा हूँ क्लास। क्लास में यहाँ पे दे देता हूँ, उसको मैं देता हूँ माई डिव। मैं क्लास यहाँ पे दे दी इसको माई डिव। ओके, सो अब मैं इसको देने वाला हूँ एक्सटर्नल से लेके चलते हैं, है ना। आपकी इच्छा, अगर आपको एक्सटर्नल सेस में प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ पे लगा के स्टाइल टैग अपनी खुद की इनलाइन से दे सकते हो, अपनी इंटरनल से दे सकते हो, जो आपको बेटर लगती है आप वो दे सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे इंटरनल दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया माई डिव और जस्ट मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास है मेरी, डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्लास मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। उसको मैं क्या करूँगा, करली ब्रेसिस, उसको मुझे लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी। मेरी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो मैं यहाँ पे देता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ये क्या लगाना है, कलर, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा हाइफन कलर, है ना। इससे क्या होगा, ब्राउज़र को पता लग जाएगा कि मुझे जिसकी क्लास माई डिव है उसका जो बैकग्राउंड कलर है मुझे वो क्या करना है, वो मुझे करना है रेड। जो भी एलिमेंट है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जिसकी क्लास माई डिव है उसका जो कलर है, मुझे बैकग्राउंड कलर जो है मुझे वो रेड करना है ना। तो देखते हैं रेड हुआ भी है या नहीं। यस, वो यहाँ पे शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ, क्योंकि अभी उसका बैकग्राउंड कलर जो वो तो रेड हो गया बट उसकी कोई हाइट ब्रीथ नहीं है, तो अभी वो हिडन है। जैसे मैं उसको यहाँ से हाइट ब्रीथ दूंगा वो मुझे दिखाई देगा, है ना। मैं यहाँ पे ले देता हूँ हाइट, मैं इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ इसको ब्रीथ, मैं देता हूँ इसको 100 पिक्सल। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं वो मैं दिखाई देता है कि नहीं। हो, ये दिखाई दिया हमें, देख रहे होंगे आप। जस्ट मैंने यहाँ पे डिव लिया, डिव को मैंने यहाँ पे दे दी हाइट ब्रीथ। इसको उसने बता दिया कि भाई जो भी जिसकी भी क्लास माई डिव है उसको हाइट दे दे 100 पिक्सल, उसको विड्थ दे दे 100 पिक्सल। जिससे उसने क्या किया, एक स्क्वायर बना के हमारे सामने विजिबल कर दिया जिससे हम देख पा रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारा हाइट विड्थ का टॉपिक था वो मैं आपको बता दिया कि हाइट विड्थ, जैसे कोई भी डिव टैग है, कोई भी टैग है, अगर मुझे उसको हाइट विड्थ दे के सेट दिखाना है कि वो कितना चौड़ा होगा, कितना लंबा होगा, तो उसको मैं जस्ट हाइट विड्थ दे के बता सकता हूँ कि उसकी हाइट क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। कलर्स मैं आपको बता चुका हूँ कि कलर्स हम कैसे डिफाइन करते होते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने आपके सामने देके बताया कि बैकग्राउंड कलर हम कैसे देते होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते होते हैं। जैसे कि अब बैकग्राउंड इमेज लगानी है, बैकग्राउंड इमेज हम बेसिकली तब लगाते होते हैं जब जैसे कि मेरे पास कोई कंटेंट है, मुझे कंटेंट लिखना है इमेज के ऊपर, तो जस्ट हम क्या करते हैं, पहले बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं, या उसके बाद हम उसके ऊपर कंटेंट इजीली लिख सकते हैं सीएसएस के अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाएंगे, ओके फ्रेंड्स। तो जस्ट बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए भी प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर। हम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, यहाँ पे लिख देंगे इमेज, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ हम लिखेंगे यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल हमारा होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जिससे हम डिफाइन करते होते हैं कि जो पाथ है हम इसके अंदर जो भी देंगे वो पाथ उठाएगा, कि किसी भी फाइल का पाथ, किसी भी इमेज का पाथ, उसको पता लग जाएगा कि भाई इसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो भी इसके अंदर पाथ आएगा उस पाथ से मुझे वो चीज़ उठा के माई डिव जिसकी क्लास होगी उसके बैकग्राउंड में जाके मुझे वो सेट कर देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डेमो डॉट आई थिंक जेपीजी है या पीएनजी है, वो देखना पड़ेगा मुझे। जेपीजी है, जेपीजी पर आ जाती है। तो जो कि मेरी जो डेमो डॉट जेपीजी इमेज है वो मेरी इसी लोकेशन पे पड़ी हुई है, तो इसलिए ये इमेज को आप ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मैंने सेम लोकेशन पे ये इमेज रखी हुई है। तो जस्ट मैं इसको सेव कर लेता हूँ और देखते हैं कि इसके ऊपर इमेज आती है या नहीं। यस, इसके ऊपर इमेज आ चुकी है बट वो अभी आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि जादू होने वाला है। जादू क्या होगा, ये होगा जादू।
वो इमेज हट गई, शायद मुझे लगता है मैंने जो पाथ है इमेज का शायद वो गलत दे दिया। लेट्स सी पाथ क्या है इमेज का। जस्ट ओपन यस, देखते हैं क्या है इसका पाथ। यस where is the path? Yes, I think it will be here. Yes, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे demo.jpg, ओह सॉरी jpeg है, jpeg, इस वजह से वो इमेज नहीं आई। अब देखते हैं, ओह इमेज आ तो गई है, इमेज आ चुकी है यहाँ पे, बट चक्कर ये हुआ कि इमेज थोड़ा फुल विड्थ आ गई है, जिससे उसका हाइट, जो उसका हाइट विड्थ है वो बहुत ज़्यादा आ गया है ना। तो उस हाइट विड्थ को सेट करने के लिए CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको बता चुका हूँ। तो यहीं पे जस्ट मैं अगर इसको दे देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड साइज होती है प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड साइज में इसको कर देता हूँ 100%, और इसको मैं कर देता हूँ यहीं पे। अगर आप यहीं भी देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं ऐसे करके, और आप देना चाहते हैं कि बैकग्राउंड साइज विड्थ इतनी हो, बैकग्राउंड साइज हाइट इतनी हो, वो भी आप दे सकते हो। प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, आपको चेक करनी है कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। स्क्रीन देखूंगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मेरी पूरी बैकग्राउंड इमेज जो है वो मेरे फिर डिव के ऊपर आ चुकी है, क्योंकि मैंने जो उसकी प्रॉपर्टी है वो मैंने 100% कर दी है। 100% क्या होता है, जैसे कोई भी हम CSS देते होते हैं तो उसकी कुछ यूनिट्स होती हैं, है ना, कि हम डिफाइन करते होते हैं कि वो जो हमने प्रॉपर्टी दी है, जो पिक्सल्स दिए हैं, जो हमने उसको हाइट दी है, जो हमने उसको विड्थ दी है, वो हम पिक्सल्स में देते होते हैं। पिक्सल्स में इसकी क्वांटिटी में देते होते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, 200 होगी, 1000 होगी, 1000 कितनी होगी, है ना। तो जो वो हमारी वैल्यूज होती हैं उनको हम यूनिट्स में डिफाइन करते होते हैं। ये जितने भी यूनिट्स हैं मैं आपको एक प्रॉपर लेक्चर इस चीज़ का बना के आपको डिफाइन करने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं और हम किस तरीके से किस यूनिट का यूज़ करते होते हैं और कब हमें कौन सी यूनिट का यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए आप सिर्फ पिक्सल और परसेंटेज का पढ़ोगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज कैसे काम करता है और पिक्सल कैसे काम करता है ना। जो पिक्सल होता है हमारा, पिक्सल हमारा काम करता होता है, कोई भी डिव है उसका एक पिक्सल कितना होता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। परसेंटेज काम करता होता है उस पूरे डिव को लेकर, उस डिव की पूरी जितनी भी हाइट होगी उस डिव की, उस जो भी हमारी विंडो है उस विंडो की जितनी भी हाइट है, उस विंडो की जितनी भी विड्थ है, उस विंडो का 100% में से जितना आप उसको दोगे वो उतनी उसकी उठा लेगा। जैसे मैंने इसकी जो मेरी विड्थ है वो 100% है, इस 100% में से उसका 50% जितना बनता होगा, अगर मैंने किसी डिव को 50% विड्थ दे दी है तो इट मीन्स ये है कि उस डिव की जो विड्थ है वो उतनी हो गई है जितनी मेरे डेस्कटॉप का जो हाफ होगा वो उसकी उतनी विड्थ हो गई है। पिक्सल में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला कि एक पिक्सल इतना सा है, तो अगर मैंने 12 पिक्सल दे दिया तो 12 पिक्सल जितनी एरिया कवर करेगा उतना वो उस डिव या उस टैग को हाइट विड्थ दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो बाकी की यूनिट्स होती हैं जैसे PT होता है, EM होता है, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, वो सभी यूनिट्स में आपको पढ़ाऊंगा अपने सेपरेट लेक्चर में, जिससे आपको कंफ्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी आपके माइंड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि मैंने आपको सभी टॉपिक्स पढ़ा रही है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला था। बाकी मेरे पास CSS का पूरा सिलेबस रेडी हो चुका है जो हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे, आप मैंने अभी पूरा सिलेबस रेडी कर लिया है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये पूरे की पूरी जितने भी पॉइंट्स हैं 3 लेक्चर्स के अंदर कवर कर लूँ, जिससे आपको पढ़ने में और आगे जो हमारी क्वेरीज होंगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो CSS का जो आपको टॉपिक था मेरा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और जो भी आगे के टॉपिक्स आने वाले हैं बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यूस वीडियोस बनाऊँ, जिससे आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो इजीली क्लियर हो पाएँ। और यार माफ़ी चाहूँगा कि मैं कुछ वीडियोस नहीं बना पाया कुछ दिनों से लगातार, मैं कुछ बिजी था, कुछ बिजी शेड्यूल था, वैसे मैं नहीं बना पाया, बट आगे से मैं कोशिश करूँगा। और हाँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी क्वेरीज आ रही है मुझे फॉर्म टैग के अंदर, उनका जो फॉर्म टैग है फ्रेंड्स उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर लेक्चर बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, बहुत ही जल्द। मतलब जैसे ही CSS का लेक्चर हमारा खत्म होगा या उसके बीच में ही मैं कभी एक फॉर्म टैग उठा के आपको हर एक टैग, हर एक एट्रीब्यूट, हर एक वैल्यू को आपके सामने मतलब डिफाइन करने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एट्रीब्यूट किस लिए यूज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो CSS जितने टॉपिक्स हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूँ,
और जो हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको भी देखें और अच्छी नॉलेज गेन करें। जितनी जल्दी आप नॉलेज अच्छी गेन करेंगे उतनी जल्दी ही आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।